सभी को नमस्कार। आज हम काफका के बारे में बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि काफका क्या है और यह किसके लिए आवश्यक है। मैं दिखाऊंगा कि अपने कंप्यूटर पर काफका को कैसे स्थापित करें और इसे माइक्रो सर्विसेज के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए कैसे उपयोग करें। हम दो माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे जो काफका के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे। ये स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज होंगी। काफका यह माइक्रो सर्विसेज के बीच आदान प्रदान की प्रणाली है। कहा जा सकता है कि यह एक वितरित असिंक्रोनस क्षैतिज रूप से स्केलेबल प्रणाली है जो माइक्रो सर्विसेज के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए है। उदाहरण के लिए हमारे पास दो माइक्रो सर्विसेज हैं जो एक संपूर्ण एप्लीकेशन का हिस्सा है। वे आपस में जानकारी का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? यदि यह एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है तो वे एक ही का हिस्सा होते हैं। यह एक ही मोनोलिथ है और वे एक दूसरे से विधियों या चर के माध्यम से संपर्क करते हैं। इन माइक्रो सर्विसेज को एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए। एक दूसरे पर निर्भरता नहीं हो पाएगी, लेकिन एक माइक्रो सर्विस को दूसरे की निर्भरता होनी चाहिए ताकि वह उसके साथ संपर्क करे। माइक्रो सर्विसेज स्वतंत्र एप्लीकेशनों के रूप में हो सकते हैं और उनके बीच सीधे जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि जेसन फाइलों के माध्यम से। लेकिन इस मामले में डेटा के आदान प्रदान के दौरान जानकारी खोने का बड़ा जोखिम है। इस समस्या के समाधान के लिए एक विकल्प है संदेशों का ब्रोकर काफका। काफका यह दो माइक्रो सर्विसेज के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक मध्यस्थ है। यह तरीका सीधे डेटा ट्रांसफर की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक वितरित प्रणाली है जो विफलता सहिष्णुता को बढ़ाने की अनुमति देती है। विफलता सहिष्णुता इस प्रकार प्राप्त की जाती है कि हमारे पास कई संदेश ब्रोकर होंगे, यानी कई सर्वर हैं जो जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। यानी वहां जानकारी को डुप्लीकेट किया जाएगा और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 2 से 3 सर्वर या 4 या जितने भी आवश्यक हो डुप्लीकेट किया जा सके और जानकारी को कई बार कॉपी किया जाएगा जितनी बार चाहे, ताकि अगर अचानक एक सर्वर गिर जाए तो जानकारी दूसरे सर्वर द्वारा भेजी जा सके। सर्वर इससे विफलता सहिष्णुता सुनिश्चित होती है। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक क्षैतिज रूप से स्केलेबल प्रणाली है। इसका मतलब है कि जब एप्लीकेशन पर लोड बढ़ता है, जब एप्लीकेशन का आकार बढ़ता है, तो आप बस कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह एक ऊर्ध्वाधर स्केलेबिलिटी में सुधार है और क्षैतिज स्केलेबिलिटी का मतलब है कि हम ब्रोकरों की संख्या को बढ़ाकर इसे सरलता से कर सकते हैं, जिससे माइक्रो सर्विसेज के बीच बैंडविड्थ बढ़ती है और इस प्रकार गति में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम अपनी प्रणाली के अनुकूलतम कार्य के लिए इस संख्या को लचीले ढंग से सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी एक प्रणाली या ऐसा एक एप्लीकेशन हो सकता है। हमारे पास एक पेमेंट सर्विस है जो किसी चीज के लिए भुगतान स्वीकार करता है। यह घटनाएं या संदेश काफका में भेजता है। कोई भुगतान होता है तो वह यह घटना काफका में भेजता है। ऐसे सेवाएं हैं जो इस संदेश को पढ़ती हैं। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन सेवा, इन्वेंटरी सेवा और शिपिंग सेवा। नोटिफिकेशन सेवा पर संदेश भेजा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी सेवा संदेश भेजती है। उदाहरण के लिए ईमेल पर किए गए भुगतान के बारे में। यह ट्रॉस इन्वेंटरी सेवा शेष राशि की गणना करती है और शिपिंग सेवा हमारे लिए डिलीवरी शुरू करती है। इन 3 सेवाओं से तीरों को उल्टी दिशा में खींचना अधिक सही होगा, यहाँ से वहाँ, क्योंकि काफका स्वयं उन लोगों को संदेश नहीं भेजता जो उन्हें पढ़ते हैं। काफका को नहीं पता है कि इसे कितने उपयोगकर्ता पढ़ते हैं और वास्तव में पढ़ा भी जा रहा है। ये सभी सेवाएं काफका की सुनवाई के लिए सेट की जानी चाहिए और जैसे ही यहाँ एक नया संदेश आता है, वे तुरंत उसे अपने पास ले लेंगी। इसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कहा जाता है। इवेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसका मतलब है कि सब कुछ घटनाओं पर आधारित है। इस माइक्रो सर्विस में कोई घटना काफका के माध्यम से इन 3 माइक्रो सर्विसेज में घटनाएं उत्पन्न करती है। हम एक और माइक्रो सर्विस जोड़ सकते हैं जो काफका से घटनाओं को पढ़ेगी। इस प्रकार की घटनाएं
और इसका किसी भी तरह से इस माइक्रो सर्विस और इन तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही इस आर्किटेक्चर का एक फायदा है। हम बस एक और माइक्रो सर्विस जोड़ सकते हैं और यह सभी अन्य माइक्रो सर्विसेज को प्रभावित नहीं करेगा। जिस माइक्रो सर्विस को संदेश भेजने कहा जाता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है और जिस माइक्रो सर्विस को संदेश प्राप्त करने कहा जाता है उसे कंज्यूमर कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम एक प्रोड्यूसर और 4 कंज्यूमर्स को देखते हैं। बिल्कुल उनकी संख्या बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है कई प्रोड्यूसर हो जो काफका में एक ही संदेश लिखते हैं। हो सकता है एक ही कंज्यूमर हो। यहाँ संक्षेप में कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि काफका किससे बना है। काफका क्लस्टर, यह काफका के लिए संदेशों के आदान प्रदान के लिए डिस्क पर एक विशेष स्थान है। काफका क्लस्टर में पहले से ही काफका ब्रोकर शामिल होते हैं। काफका ब्रोकर वह सॉफ्टवेयर है जो स्थानीय रूप से किसी कंप्यूटर पर या कहीं क्लाउड में चलाया जाता है और यह जानकारी के आदान प्रदान का काम करता है। उन्हें कई क्यों हो सकते हैं? मैंने पहले ही कहा है कि प्रत्येक स्थिरता के लिए कई को चलाया जाता है। यदि एक सर्वर गिर जाता है तो काम दूसरा या तीसरा सर्वर संभाल लेगा। काफका ब्रोकरों की संख्या प्रोग्रामरों द्वारा मैन्युअल रूप से सेट की जाती है। काफका ब्रोकर को काफका सर्वर, वही या काफका नोड के रूप में भी जाना जा सकता है। एक ब्रोकर नेता होता है जबकि अन्य फॉलोअर होते हैं। नेता और फॉलोअर का क्या मतलब है? लीडर वह मुख्य होता है जो संदेशों को प्राप्त करता है और फॉलोअर्स वे होते हैं जो बस उसकी नकल करते हैं। वे बस उसकी प्रतियां होते हैं और फॉलोअर्स केवल इसलिए आवश्यक हैं कि यदि लीडर गिरता है तो फॉलोअर्स में से एक लीडर बन जाता है और मुख्य कार्य करते हुए डेटा भेजता है। यहाँ हम एक सामान्य योजना देख रहे हैं। यहाँ 3 प्रेषक हैं, उदाहरण के लिए, जो संदेशों को ब्रोकरों को भेजते हैं और 3 कंज्यूमर हैं जो कंज्यूमर ग्रुप में एकीकृत हैं। लेकिन यहाँ एक और तत्व है, ज़ूकीपर। ज़ूकीपर एक प्रणाली है जो सभी कार्यों का समन्वय करती है, जो मेटाडेटा से संबंधित होती है और जो लोड को वितरित करती है। ब्रोकर जो यह निर्धारित करता है कि वर्तमान में कौन सा ब्रोकर नेता है। लेकिन काफका उस दिशा में बढ़ रहा है कि वह ज़ूकीपर से छुटकारा पाए ताकि अपने सभी कार्यों को ब्रोकरों के भीतर ज़ूकीपर की मदद के बिना व्यवस्थित कर सके। और मैं आपको दिखाऊंगा कि काफका को ज़ूकीपर के बिना कैसे चलाया जाता है। लेकिन मैं इसका उल्लेख किए बिना नहीं सकती क्योंकि जो भी काफका के साथ काम करना चाहेगा उसे ज़ूकीपर का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ काम करना भी संभव है और इसके बिना भी। 2 विकल्प हैं। हम केराफ्ट मोड में काम करेंगे जिसे ऐसा कहा जाता है जिसमें काफका ज़ूकीपर के बिना काम करता है और लोड को विभाजित करने और मेटाडेटा के साथ काम करने का सारा काम ब्रोकर पर आता है। काफका ब्रोकर यह किससे बना है? यह टॉपिक्स से बना है। टॉपिक एक विषय या संदेशों की श्रेणी है जिसमें संदेश प्रोड्यूसरों द्वारा लिखा जाता है और जिसे बाद में कंज्यूमरों द्वारा पढ़ा जाता है। टॉपिक्स आमतौर पर इस तरह से नामित किए जाते हैं, पहले संज्ञा, फिर क्रिया और अंत में टॉपिक। उदाहरण के लिए, ऑर्डर क्रिएटेड बाय या प्रोडक्ट अपडेटेड टॉपिक। टॉपिक के नाम से स्पष्ट होता है कि इस टॉपिक में किस प्रकार की घटनाएं आती हैं। अब हम टॉपिक के अंदर झांकते हैं। यह किस चीज से बना है? टॉपिक कई पार्टीशनों से बना होता है। पार्टीशन टॉपिक के हिस्से होते हैं। उनकी संख्या भी मैन्युअल रूप से दी जाती है। हमें उन्हें धारा को समानांतर करने के लिए आवश्यक है ताकि काफका में अधिक व्यापकता सुनिश्चित की जा सके। जानकारी किसी भी पार्टीशन में लिखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, पहली पार्टीशन में 4 कुछ घटनाएं हैं, दूसरी में 3 घटनाएं दी गई हैं और तीसरी में 3। काफका स्वयं यह चुनता है कि किस पार्टीशन में पहली, दूसरी या तीसरी। स्वाभाविक रूप से ये केवल 3 नहीं हो सकते बल्कि जितनी हम सेट करेंगी। संदेश यानी मैसेज वास्तव में वह इकाई है जो पार्टीशन में जाती है। ये संख्याएं ऑफसेट कहलाती हैं। काफका को एक साधारण लॉग फाइल के रूप में किया जा सकता है जिसमें संदेश लिखे जाते हैं और जमा होते हैं, और ऑफसेट 1, 2, 3, 4 इस फाइल के भीतर एसडीके को दर्शाते हैं। जब उपभोक्ता काफका में प्रवेश करता है तो वह किसी भी पार्टीशन का चयन कर सकता है। उदाहरण, सबसे पहले वह पार्टीशन को पढ़ेगा। संदेश पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी।
दूसरा उपभोक्ता तीसरी पार्टीशन से शुरू कर सकता है, फिर दूसरी, फिर पहली। इस प्रकार पढ़ाई में समानांतरता सुनिश्चित की जाती है, लेकिन एक ही पार्टीशन के भीतर सभी संदेश एक के बाद एक क्रम में पढ़े जाते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। विषय उत्पाद अपडेट किया गया। विषय हमने किसी उत्पाद को अपडेट किया, इस जानकारी को अपडेट किया और इसे काफका में भेजा। फिर हमने एक बार और अपडेट किया और फिर से काफका में भेजा। उसके बाद तीसरी बार अपडेट किया और भेजा। यानी हमारे पास इस उत्पाद के 3 अपडेट हैं और ये संदेश विभिन्न विभाजनों में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। कंज्यूमर्स यह जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में पढ़ेंगे। वे पहले आखिरी, फिर दूसरे, फिर पहले को पढ़ सकते हैं और अंत में गलत संस्करण दर्ज किया जाएगा। तो आखिरी पढ़ी गई वह जैसे कि पावर में आती है और वह गलत होगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश सही तरीके से उपभोक्ता तक पहुँचे, संदेश में एक चीज होती है जिसे कि कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि संदेश किससे बना होता है। जब हम संदेश को भरते हैं तो हम उसमें वह शीर्षक लिखते हैं जिसमें कुंजी और मान रिकॉर्ड करना होता है। मान यह स्वयं घटना है, इवेंट मान। एक कुंजी इसे निर्धारित किया जा सकता है। यदि इसे निर्धारित नहीं किया जाता है तो काफका यह तय करेगी कि किस पार्टीशन में रिकॉर्ड किया जाए। और अगर हम उन 3 घटनाओं को, जिनके बारे में मैंने पहले कहा, एक ही कुंजी दें तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे एक ही पार्टीशन में जाएंगी और एक के बाद एक रिकॉर्ड होंगी और तब उपभोक्ता उन्हें सही क्रम में गिनता है। हेडर भी एक अनिवार्य भाग नहीं है, यह बस कुंजी मूल्य जोड़े हैं। कोई इसका उपयोग कर सकता है। स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑफसेट निर्धारित नहीं करते हैं। ऑफसेट काफका निर्धारित करता है। ऑफसेट क्या है? मैंने पहले ही कहा, यह बस एक क्रम संख्या है जो किसी पार्टीशन में संदेश को दर्शाती है, या यह पार्टीशन में फाइल के शिफ्ट के समान है। अब चलिए वास्तव में काफका स्थापित करते हैं। काफका अपाचे और काफका डाउनलोड करें। हम यह चुनते हैं काफका 2.13.371। इसे एक आर्काइव में डाउनलोड करें। संदर्भ 2.13.371। बस इसे अनजिप कर देते हैं। मैंने इसे डिस्क सी के रूट में अनजिप किया तो यह एक ऐसी बबका बन गई। काफका 2.13.37.1 अंदर जाते हैं। तो मैं 3 ब्रोकरों से काफका स्थापित करना चाहता हूँ। इसके लिए हम कॉन्फ़िग में जाते हैं, क्राफ्ट मोड। यहाँ हमारे पास 3 फाइलें हैं, ब्रोकर, कंट्रोलर और सर्वर। इसका मतलब है ब्रोकर को प्रॉपर्टीज में। यह फाइल हमें तब चाहिए जब हम सभी सर्वर्स को केवल ब्रोकर के रूप में काफका को सेटअप करने जा रहे हैं। कंट्रोलर, इसका मतलब है हम ब्रोकर्स को कंट्रोलर के रूप में सेटअप कर रहे हैं। कंट्रोलर वह सर्वर है जो काफका में कार्यों का वितरण करता है। यह केवल संदेशों को प्राप्त करने के अलावा और भी कार्य करता है। ब्रोकर केवल संदेशों को प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने का काम करता है। कंट्रोलर ब्रोकर्स के बीच कार्यों का वितरण करने का काम करता है। मैं यह महत्वपूर्ण बात कहना भूल गई कि ब्रोकर में संदेश केवल रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन्हें न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। ये केवल लेखन और पढ़ने के लिए हैं। सर्वर प्रॉपर्टीज हमें सेटअप के लिए चाहिए यदि हम अपने सर्वर्स को एक साथ ब्रोकर और कंट्रोलर के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो मैं 3 सर्वर्स बनाना चाहता था। इसके लिए मैं इस फाइल को 3 बार कॉपी करूंगा और उन्हें इस तरह नाम दूंगा, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब हमें इन फाइलों की सेटिंग्स को बदलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में नोडेड को बदलने की आवश्यकता है। यह पैरामीटर नोडेड है। पहले सर्वर के लिए हम इसे 1 छोड़ते हैं, दूसरे के लिए हम 2 लिखते हैं, तीसरा 3। आगे लिसनर्स, यह दूसरा है जिसे आपको बदलना चाहिए। यहाँ उन पोर्ट्स का उल्लेख किया गया है जिन पर सर्वर काम करेगा। पहला पोर्ट 992 है, यह ब्रोकर का काम है। 9093 यह कंट्रोलर का काम है। पहली फाइल में हम 92, 93 छोड़ते हैं, दूसरी में हम 94 करते हैं और तीसरी में 94, 95 करते हैं, 95।
तीसरा 96, 97। अगली चीज जो हमें इन फाइलों में बदलनी है, एडवर्टाइज्ड लिसनर्स। यह उन ब्रोकर्स की सूची है जो ग्राहकों के लिए विज्ञापित किए जाते हैं। यह एक जटिल परिभाषा है। यह है एडवर्टाइज्ड लिसनर्स। इस मामले में यह बस ब्रोकर के पोर्ट को दोहराता है, क्योंकि हमारे पास काफका है और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक ही नेटवर्क में हैं। यदि एक ही नेटवर्क में नहीं है तो यहाँ बाहरी पोर्ट को बस निर्दिष्ट किया जाता है। आगे कंट्रोलर वार्म वाटर्स। यहाँ डॉलनर है वार्म इस तरह। यहाँ संकेतक। यहाँ हमें यह निर्दिष्ट करना चाहिए। यह जैसे वोटिंग लिसनर्स की तरह है। कुल मिलाकर यहाँ हमें सभी कंट्रोलर्स को निर्दिष्ट करना चाहिए, सभी 3 को एप्पल के माध्यम से। यहाँ कंट्रोलर्स के पोर्ट्स निर्दिष्ट किए गए हैं। मैं इस पंक्ति को बाकी 2 में कॉपी करूंगा। तो आखिरी बात, लॉगर्स। यह वह जगह है जहां लॉग्स, तो लॉग बेसिक लॉगर्स लॉग टीएमपी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैं सर्वर 1 लिखूंगा। यह तीसरा है। सर्वर 3 का मतलब है सर्वर 3। सहेजें, बंद करें। अगला, हमें क्या चलाना चाहिए? इस निर्देशिका में हम बिन फोल्डर में जाते हैं। यदि आपके पास मैक ओएस या लिनक्स है तो हम बिन फोल्डर से एक्सटेंशन वाले स्क्रिप्ट चलाते हैं। यदि विंडोज़ है तो विंडोज़ फोल्डर से। यहाँ वही स्क्रिप्ट हैं, केवल बैट एक्सटेंशन के साथ। यहाँ चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हमें इस फोल्डर में जाना है। हम पथ को कॉपी करते हैं। पहली बात, हमें काफका क्लस्टर के लिए आईडी प्राप्त करना है। यह एक ऐसे कमांड से किया जाता है। यहाँ वह आ गया। आगे हमें प्रत्येक सर्वर के लिए केयर मोड के लिए लॉग को फॉर्मेट करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से वे ज़ूकीपर के साथ काम करने के लिए फॉर्मेट किए गए हैं। मैं यह कमांड लिख रहा हूँ। अब एक त्रुटि उत्पन्न हुई है, क्योंकि मेरा पहले से ही एक तबका क्लस्टर बनाया गया है और मैंने लिखा था यह पहले से ही एक अन्य उईद के तहत बनाया गया है। यदि आप यह पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऐसी त्रुटि नहीं मिलेगी। मैं अभी बस इसे फिर से बनाऊंगा। मुझे बताया गया कि यह पहले से ही फॉर्मेट किया गया है। सामान्यतः यह सब 3 बार करना होगा, प्रत्येक सर्वर के लिए। पहले सर्वर 1, फिर सर्वर 2, सर्वर 3। तो अब हम इसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए स्किप कैफका सर्वर स्टार्ट बैट का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं हमें इस तरह का कमांड लिखना होगा। मैं उन्हें तुरंत चालू नहीं करूँगा। मैं तुरंत 2 और सर्वर्स के लिए 2 और विंडो खोलना चाहता हूँ। उन्हें लगभग एक साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखना चाहिए।
जब तक वे सभी एक दूसरे को नहीं देख लेते तब तक ये गलतियां हो सकती हैं। अब सब कुछ ठीक है, यह चल रहा है, यह भी चल रहा है और यह भी। अब हम टॉपिक्स बना सकते हैं, उनकी सूची प्राप्त कर सकते हैं और टॉपिक्स के साथ काम कर सकते हैं।